और इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ यश श्रीवास्तव जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ गए हैं। राजलक्ष्मी जी पहले से बनी हुई। राजलक्ष्मी जी, सबसे पहले तो अजय पाल शर्मा का जो कहना था वही मेरा पहला सवाल माधवी जी से वही था। ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि जाकर स्पेसिफिकली नाम ले रहे हैं, फिर ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को ये अवसर क्यों नहीं मिलेगा कि वो ये बोलें कि ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। नमस्ते प्रवीण जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं, जो जिन्हें कल मतदान करना होगा, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि कल निश्चिंत होकर सुरक्षित महसूस करके आप जाकर अपना मतदान कीजिए। ये सबसे आवश्यक है। और अभी आपने अभी जो प्रश्न पूछा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जहांगीर खान कौन है। जहांगीर खान ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिजीत बैनर्जी के राइट हैंड माने जाते हैं और जिन पे आरोप है कि पिछले इलेक्शंस वगैरह में उन्होंने जो है ये रिगिंग और जो लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग और जो कुछ लोगों को मारना मतलब जान से मारने की उन पे आरोप है ये सब। तो ये सब जो है और मतलब जो मुझे लगता है कि जो आईपीएस ऑफिसर को जो एक दिया गया है, उनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उन्होंने जाके चेतावनी देना या ऐसे लोगों को बताना कि आप कल कृपा करके आप ऐसे कोई अनचाही चीजें न करें। तो ये चेतावनी देना, मुझे लगता है कि उनको इतना तो उनका हक बनता है। तो उन्होंने उनके आसपास में ये मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है ऐसे सार्वजनिक रूप से? कई तरीके होते हैं सरकारी कामकाज के, पर ऐसे जाकर चिल्लाकर उसकी वीडियो शूट हो रही है, फिर उनका नाम लेना, इनके रिश्तेदार भी खड़े हैं, ये भी सुन लें अगर ऐसा हुआ तो। मैं इस भाषा और इस तरीके पर थोड़ा सा समझना चाह रहा था। बहुत लोगों के क्योंकि इस पर सवाल आए, साबिर अली भी इस पर यही बोल रहे हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। तो अभी देखिए, घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उन्होंने अपने साथ में कुछ जो पुलिसकर्मी थे उनसे पूछा, उनका पता पूछा, उन्होंने पुलिस थाने में जाके उनके बारे में पूछा, तो उनको पता चला उनको वाइस सिक्योरिटी है और पुलिस थाने में उनके जो सीआरपीएफ जो पर्सनल उनके साथ होने चाहिए वो थे नहीं, और वो जरूरत से ज्यादा लोग तो थे जहांगीर खान के घर पे। तो अभी ये लोग हिचकिचा क्यों रहे थे उनका पता बताने के लिए? तो जो पूरा जो एक सिचुएशन बना हुआ था, तो ऐसा बना था कि लग रहा था, पता चल रहा था कि ये एक भय का जो है वातावरण है। तो थोड़ी सी जो हॉस्टिलिटी उनको सामना करना पड़ा, तो उसके रिस्पांस में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने जो भी है कहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा अधिक बोला है, लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगी कि आप ये सोचिए कि ये इन पुलिसकर्मियों ने इतना दबाव डाला है या जो मिलिट्री वालों ने इतना दबाव डाला है कि खुलेआम जाकर जहांगीर खान हो, अभिजीत बैनर्जी हो, खुलेआम जाके अपने पब्लिक रैलीज में आज भी ये धमकी दे रहे हैं कि हम सीआरपीएफ को खत्म कर देंगे। अभिजीत बैनर्जी ने यहाँ तक कहा कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हम आरामबाग, गोघाट, खानाकुल और पुरुषवा, इन जगहों पे हम हार गए थे और आप लोग बच गए, इस बार नहीं बचेंगे। तो मैं देखता हूँ कि दिल्ली से कौन आके आपको बचाएगा, सीआरपीएफ वाले क्या करेंगे, ये मैं देखता हूँ। ये ऐसी धमकी उन्होंने सामने दी और ये लोग कह रहे हैं कि इनको दबाया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि टीएमसी के कौन से ऐसे नेता हैं जिनको आज कैंपेनिंग से रोका गया है? ये हर कोई जाकर धमकी दे रहे हैं खुलेआम और ये कह रहे हैं कि इनको धमकाया जा रहा है। यहाँ पे खुलेआम जो है गुंडागर्दी से मैडम रोका जा रहा है, आप रोका जा रहा है, रोका जा रहा है। नहीं आप झूठ मत बोलिए, रोका जा रहा है। ये वेस्ट बंगाल के सीएम की सभा को पॉलिटिशियन से कैंसिल कर दिया गया। जहाँ ममता बनर्जी का सभा है वहाँ बीजेपी का लाउडस्पीकर लगा के स्पीकर लगा दिया गया। इस तरीके का हरकत किया गया है। राजलक्ष्मी जी सुन लेते हैं, राजलक्ष्मी जी सुन लेते हैं उनको। किसका भय है, किसको भय है? आज साफ साफ नजर आ रहा है सबको कि किसको भय है।
ये मोटरसाइकिल पे इतनी इतनी गाड़ियां लेकर घूम के कहते खेला हो गए, आप घर से बाहर निकलोगे तो देख लेना। और ये कहते हैं कि सीआरपीएफ वालों ने यहाँ पर साबिर भाई यही एक मसला है जिस पर कांग्रेस जो है उसके सुर भी यही रहते हैं। यश श्रीवास्तव है, ड्राइव भी कर रहे हैं, ड्राइव सेफली। यश भाई मैं आता हूँ, साबिर भाई आता हूँ, एक मिनट कांग्रेस को भी सुन लेते हैं। कांग्रेस का बात कर लेता हूँ। कांग्रेस का हाल बंगाल में मैं बता रहा हूँ। वो कल मैं एक स्पीच में सुना था कि 1 रुपया का जो सिक्का है वो सबका जेब में रहता है लेकिन कोई काम नहीं आता है। तो बंगाल में भी कांग्रेस का हाल वही है। कांग्रेस कोई काम का नहीं है बंगाल। ये बात तो बाद में भी आ जाएगी। बात तो सुन ले उनके। कांग्रेस को हर चीज में उसको जरूरत पड़ता है और बंगाल में आके विरोध करके जाता है। अरे आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको हो सकता है कोई अगर पैचअप होगा तो बीजेपी के साथ तो होगा नहीं, आपका होगा तो इन्हीं के साथ होगा। जरूरत नहीं है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सुन तो लीजिए उनको, सुन तो लीजिए। केंद्र में साथी हैं आपके, या कई बार साथी बनते हैं। यश भाई ये बता दीजिए कि जरा आपके भी एक कार्यकर्ता का जिक्र किया माधवी जी ने, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने, कि कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई, या इस तरह के कई घटनाक्रम हम देखते हैं। और हिंसा को लेकर या राजनीतिक हिंसा को लेकर मैं ये देखता रहा हूं अभी लगातार कि कांग्रेस और बीजेपी एक पलड़े पर दिखाई देते हैं। बेशक आप बीजेपी का विरोध करते हैं लेकिन आप इस बात का भी पुरजोर ये बात रखते हैं कि जो बीजेपी कहती है वो आरोप सही है कि तृणमूल कांग्रेस की सियासत जो है वो हिंसा के इर्द गिर्द है। प्रवीण जी, पहले तो मुझे खेद है कि आपको कुछ असुविधा हो रही है। अब पता नहीं मैं कौन से देश में हूँ, 3 घंटे से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हूँ और क्लियर नहीं हो रहा है। विश्व गुरु भारत होता तो अभी तक सब कुछ बढ़िया रहता और मैं अपने समय से पहुंच भी जाता, बढ़िया डिबेट करता। लेकिन अब क्या करें, पता नहीं किस देश में हूँ मैं। यहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, सड़क पे जिसका जो माने वहाँ खोदा खादी करके सड़कें बर्बाद कर रखी हैं। और ये जो मुद्दा चल रहा है ये इसलिए भी चल रहा है क्योंकि कल चुनाव खत्म होते ही चुनावी रियायत भी खत्म हो जाएगी और महंगाई का स्पाइक दिखाई देगा। हाँ, इस पर्टिकुलर मुद्दे की बात अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस बात के पूरे पक्ष में हूं कि किसी भी सरकारी अधिकारी को ये 70-80 के जमाने की फिल्में देख देख के नहीं अपना काम करना चाहिए। ये क्या डायलॉग बाजी है कि रिश्तेदार भी सुन लें और कुनबा भी सुन ले? क्या है ये? प्रशासनिक अधिकारी हैं या सी ग्रेड पिक्चर के विलन हैं? क्या है ये? एक तरीका होता है अधिकारियों का, एक भाषा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। अगर आपके लिए कोई अपराधी है भी तो आप उसके परिवार को नहीं धमका सकते। अगर आप इस तरीके से करेंगे गैंग वॉर की तरह व्यवहार तो क्या होगा? फिर आप में और अपराधियों में फर्क क्या रह गया? संविधान का कोई मान है नहीं है ये सवाल पूछना भी बीजेपी वालों से बेकार है, लेकिन पढ़े लिखे अधिकारियों से तो हम उम्मीद करें। तो क्या हो रहा है, मैं ये भी मैं मान सकता हूं कि ये पूरी घटनाएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि राहुल जी के ट्वीट के बाद अचानक सबको याद जरूर आया है कि कल से महंगाई बढ़ जाएगी और इसका असर मतदान पर भी पड़ेगा, इसकी भी आशंकाएं कुछ लोगों ने जाहिर की हैं। तो हमें ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए कि ये पूरा समाज एक व्यवस्था से चलता है। आप अपनी लीक से हटके कुछ भी डायलॉग बाजी करेंगे, कुछ भी करेंगे। एक और वो यूपी में एक अधिकारी हैं जो बदनाम है सोशल मीडिया पे, उनको कोई काम नहीं है, जाएंगे कहीं भी तोड़फोड़ करेंगे, किसी से भी मारपीट करेंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये सब कौन देखेगा यदि हम लोग इस पे इस तरीके से बहानेबाजी और सफाइयां देते फिरेंगे? धर्म के आधार पे क्या आप किसी के परिवार से व्यवहार तय कर लेंगे कि ये दूसरे धर्म का है तो इसके परिवार को मैं धमकी दूंगा? ये कौन सी बात है? नहीं, मेरा प्रश्न तो बरकरार है। मैं आपको सुन रहा था, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आपने पूरी लाइन, राहुल जी का ट्वीट भी आपने कोट कर दिया है, महंगाई वाली बात को भी एम्फेसाइज कर दिया। मैंने पूरा अवसर दिया, मैं सुन रहा था क्योंकि पार्टी की तरफ से बातें आपको रखनी। मेरा मुद्दा ये था कि क्या तृणमूल कांग्रेस की राजनीति या हिंसात्मक राजनीति, कोट अनकोट, बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो आपका भी मुद्दा है, आपका भी आरोप है? नहीं, हम कहीं भी हिंसा के खिलाफ हैं प्रवीण जी। बंगाल में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, हम बाकायदा जब से वो घटना हुई है तब से हम प्रशासन से, सभी जिम्मेदारों से न्याय मांग रहे हैं। परिवार को सुरक्षा और उचित प्रावधान और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, भले ही वो टीएमसी का कार्यकर्ता हो, हम तुरंत न्याय और सख्ती से सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि इस समय टीएमसी के आदमी से जुड़ी हुई इस घटना को लेकर जब बीजेपी वाले कुछ बोलते हैं तो उनको एक बार यूपी, बिहार और कम से कम कुछ नहीं तो मणिपुर देख लेना चाहिए। ये इन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता कि ये हिंसा का ज्ञान दें किसी को।
इनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा हिंसा, इनके शासन से ज्यादा अपराध कहीं है नहीं। तो इस समय ये सच है कि बंगाल में एकमात्र जो वायबल ऑप्शन है जनता के लिए, वो ना टीएमसी है ना बीजेपी है। वो ऐसे लोग हैं जो गारंटी पूरी करते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जहां जहां भी अपने लोगों को गारंटी दी है, वादा किया है, वो पूरा किया है। फ्री ट्रांसपोर्ट है तो है, और लोगों के लिए रियायत है तो है। हमने बहाने बना के, धर्म का नाम लेके लोगों के सिर पे महंगाई नहीं लाती प्रवीण। तो हमारी राजनीति ऐसे चलती है। जी, राजनीति तो मुझे, आप जब ऐसे ट्रैवल कर रहे थे ना, तो मुझे बेंगलुरु का भी अपना एक सफ़र याद आ गया। वहाँ भी ऐसे ही ट्रैफिक जैम लगता है, और हम देखते हैं कि ट्रैफिक, महंगाई, ये सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज से कहता हूँ, पर आप लोग भी जो बातें कहते हैं, वो बातें जो हैं अपने अपने हिसाब की और मुताबिक होती हैं। माधवी जी, एक बात साफ है जो अभी तक निकल कर आई है, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक सरकारी अधिकारी को क्या ये भाषा और ये अंदाज इस्तेमाल करना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि कार्रवाई से ज़्यादा वो दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। देखिए प्रवीण जी, एक और चीज़ है कि महुआ मित्रा ने जो ये वीडियो पोस्ट किया है अजय पाल शर्मा का, की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हुए लिखा है कि फेयर एंड बबली बबुआ, तो लिखा है उसमें 2020 के एसआईटी रिपोर्ट भी आ चुकी है। मई 2020 के में सारे न्यूज़ चैनलों पे प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी गया था। असल में ये आईपीएस अफसरों की दो लॉबी जो झगड़े में ऐसे वीडियो के जरिए एक दूसरे को कह सकते हैं कि धमकाना, डराना, डेंट मारना, वो चीज़ है। एक लॉबी को आईजी साहब हवा दे रहे हैं और दूसरे को एडीजी साहब हवा दे रहे हैं। तो ये अफसरों की जो साजिश है एक दूसरे के साथ, या जो भी इनके आपस में एक खुन्नस हो सकती है, उसको एक तरीके से भुनाने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, जैसे कि अभी 2 दिन पहले भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता की मौत हुई, और 2023 में भी एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हुई थी, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी जी ना तो बंगाल आए, ना उनके परिवार वालों से मिले। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आज संगठन नहीं है, और 49 सालों से वैसे भी इनकी सरकार नहीं है। वो भविष्य में क्या करेंगे, या उन्होंने हिमाचल में क्या किया है कि आज उन लोगों को तनख्वाह काटनी पड़ रही है लोगों की, तो ये सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और बाकी कई सारे बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पे 35-36 सालों से कांग्रेस आ नहीं पा रही है, और ये स्थिति दिखाते हुए अब बंगाल में कांग्रेस के बारे में बात करना अपने आप में एक अलग सी चीज है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इनका अस्तित्व दिखाई नहीं। मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि ये जो तरीका और ये जो उनका अंदाज है। दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से एक सरकारी अधिकारी अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उसके पीछे मैंने कारण भी बताया कि ये 2 लॉबी के बीच का एक झंझट है, जिसमें ये एक मामला दूसरा मोड़ ले लिया। और बंगाल की राजनीति में जो एक दूसरे के साथ में छीटाकसी हो रही है, जो धमका धमकी हो रही है, इधर से भी धमकी आ रही है, उधर दूसरी मैं क्या आपके इस बयान को थोड़ा ऐसा मानूं कि आप भी इस अंदाज के बहुत पक्ष में नहीं है कि ऐसे अंदाज में सरकारी अधिकारी को बात करनी चाहिए? मान सकते हैं। और मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ प्रवीण जी की, बात यह है कि बंगाल के लोग डरे हुए हैं। जो भय मुक्त नारा हमने लगाया, इसी वजह से लगाया कि लोग डरे ना रहे, ताकि हम उनको ये आश्वासन दे सकें कि भाई चुनाव के बाद, चुनाव की प्रक्रिया के बाद, आपकी वोट कास्टिंग के बाद यहाँ पर लोग हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी बंगाल का सिनेरियो जो है वो भी ऐसी मजबूरी में लाता है कई बार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजों को देखते हुए चलना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद खड़ी होकर स्टेज पर अगर बहुत ज्यादा डराने वाले और ये कहे कि दूसरे समुदाय को मैंने रोक के रखा है वरना वो क्या कर सकेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये सवाल कोई मायने नहीं रखता कि किसी अफसर ने क्या बोला। तो जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री भी ऐसे सब ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही है साबिर भाई। एक अधिकारी ने बोला नहीं बोला उस पर हमने देख लिया नैतिक रूप से लगभग सभी, चाहे राजलक्ष्मी जी हों या श्रीवास्तव हो, माधवी जी ने भी उसको कुछ हद तक माना है। तो आप छोड़ दीजिए ये अंदाज और वो अफसर क्या चाहता था, अफसर ने किस अंदाज में बोला है, उसको आप लोगों की तरफ से ज़रूर ऐसा बना दिया गया कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये आप लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं और आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया है। बट आइए ना मूल मुद्दे पर, जो है कि जहांगीर कौन है, जिनके बारे में राजलक्ष्मी जी ने डिटेल में बताया है किस तरह के केसेस हैं उन पर। इस मूल मुद्दे पर आइए कि सिर्फ बात जहांगीर की नहीं है, बात तृणमूल कांग्रेस के एक दबदबे की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक डर की है। ये कैसा माहौल है जो हमारे पास इन प्रवक्ताओं के जरिए या पार्टियों के जरिए आता है और कई घटनाओं के जरिए भी आता है? देखिए, जहांगीर खान हमारा उम्मीदवार है और
कोई डर का माहौल नहीं है। वो टीएमसी के उम्मीदवार है। ये बीजेपी को लोग डरे हुए हैं उनसे कि हार ना जाए, सीट ना आ जाए। बीजेपी जमीन में नहीं है, बीजेपी सड़क में नहीं है, बीजेपी लोगों के कर्मों में नहीं है। पिछले 6 महीना से जब SIR का काम चला तो टीएमसी के कर्मी लोग हर रास्ते पे थे, सबका फॉर्म फिलअप से लेके फॉर्म जमा करने तक। बीजेपी सिर्फ हवा में था और आज का दिन भी बीजेपी हवा में है। ये सिर्फ जो आप देख रहे हैं, जो माहौल बना हुआ इलेक्शन कमीशन का वजह से ही माहौल है। बीजेपी जमीन पे बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज, जहांगीर खान हो या टीएमसी के हर एक कर्मी जो सामाजिक कर्मों से जुड़ा रहता है, जो राजनीतिक व्यक्तित्व है, उससे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को डर है। नहीं, इलेक्शन कमीशन वाली बात को थोड़ा समझाइए ना कुछ, आपने तो इतने सारे उदाहरण दिए। इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के इशारे में, जो आज देखिए, आज तक कोई भी एमएलए या किसी कैंडिडेट को आपने देखा, किसी एमएलए के कैंडिडेट को जाकर कोई अफसर जाकर इस तरीके से धमका रहा, चमका रहा है कि तुम गए कहाँ है कैंडिडेट जहांगीर खान, उसको बुलाओ, बाहर निकालो, इस तरीके से आज तक कभी देखा क्या? कोई गुंडा ये तो एक घटना है ना, इस पर बात हुई, मतलब इस पे इलेक्शन है क्या? जहांगीर खान कोई खूनी है क्या? कोई क्रिमिनल है क्या? वो तो एक उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस का। क्या कोई दहशतगर्द है? वो आम पब्लिक के बाद पूरा 2 महीना इलेक्शन का कैंपेनिंग किया और उसके घर में जाके इस तरीके का धमकी देना, घर में महिलाएं हैं, घर में उनके बुजुर्ग माँ है, उनके पिता है, इस तरीके से चमका। तो ये जो अभी राजलक्ष्मी जी ने बताया उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो है या नहीं है? ये उत्तर प्रदेश नहीं है जो यहाँ बाहुबली राज चलता है। नहीं तो जहांगीर जो आपके प्रत्याशी हैं, उनके बारे में जो राजलक्ष्मी जी ने बताया वो सही है या नहीं है, जो केसेस है उन पर? जहांगीर खान एक युवा नेता है, एक अच्छे पॉलिटिकल कर्मी है, एक अच्छे समाज सेवक है, लोगों के सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है और इसीलिए जहांगीर खान को पार्टी ने उम्मीदवार चुना है और जहांगीर खान को लोगों का प्यार मिल रहा है। जहांगीर खान के मीटिंग। अब राजलक्ष्मी जी, आप तो कह रही हैं कि हत्या के मामले चल रहे हैं और गंभीर मामले चल रहे हैं, धमकी के मामले। राजलक्ष्मी जी, कोई आरोप नहीं है, ये बताइए, कोई आरोप नहीं है? कह रहे हैं आरोपी तो बिहार के मुख्यमंत्री है, जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो आरोपी। नहीं, एक मिनट रुकिए ना आप, साबिर भाई रुकिए तो सही। मैं तो इस पैनल की बात कर रहा हूँ, छोड़िए ना आप बाहर की बात कोई मत लाइए। बंगाल में ऐसा मतदार खूनी लोग, रेपिस्ट लोग मंत्री ये कहाँ से लाई थी राजलक्ष्मी जी ने? कुछ बातें कही, सुनिए तो सही, वो उसको जस्टिफाई करेंगी ना, बताएंगी वो। राजलक्ष्मी जी, ये आपने जो बताया जहांगीर के बारे में, ये कहाँ से जानकारियां आपको आई हैं? ये तो कह रहे हैं कि समाज सेवी हैं वो। जी देखिए, उनपे आरोप है, अभी ये सिद्ध हुआ है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनपे आरोप तो है, लैंड ग्रैबिंग के हैं, उनके ऊपर मर्डर चार्जेस हैं, उनके ऊपर आर्म्स एंड अम्यूनिशन। आरोपी तो अमित शाह भी है, देश के आरोपी होम मिनिस्टर भी है। क्या आरोप है उनपे? क्या आरोप है उनपे? आप यूं ही ऐसे ही देखिए, अमित शाह भी है, आपका बिहार का चीफ मिनिस्टर आरोपी है, डिफेमेशन केस में फंस जाओगे। अरे भाई सुन तो लो, आप जानबूझ के ये कर रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि बात बाहर निकले। ये समझ में आ रहा है भाई सबको। सबसे ज्यादा आप डरे हुए हो कि आप हार जाओगे, बात भी नहीं करने दे रहे हो। सुन तो लो ना, सुन तो लो, फिर आप रिबर्ट तो कर पाओगे। मैं क्या बोलूंगी उसको? अरे ठीक, एकदम आप फटाफट से उसको ना रिबर्ट कर देना, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। झूठे आरोप बोल रहे हैं, उसको मैं सुन नहीं सकता हूँ। नहीं, आप झूठे आरोप लगाओ, आप मैं नहीं सुन सकता हूँ आपकी बात। आरोप लगाओ। आपने हमने जो कहा सच कहा। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके बारे में अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी आपके पार्टी के नेता करते हैं। जो खुले महिलाओं को आपने सम्मान नहीं दिया, बाहर निकल के दिखाना। महिला मुख्यमंत्री अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि आप अगर मुझे हराओगे, अगर इस सीट में हम हार गए तो नाच करें, दूसरी बात तो आप बच गए, इस बार नहीं बचोगे, तो इसका क्या मतलब है? बहुत डरे हुए हैं। एक एक करके साबिर भाई सुन तो लीजिए, मैं तो सवाल राजलक्ष्मी जी से पूछा था। नेता का घर सीआरपीएफ खेल दे रहा है, इस तरीके का बंगाल का आवाम ना। साबिर भाई ऐसा लग रहा है आप जहांगीर जी को बहुत डिफेंड कर रहे हैं, मतलब वो बोलना शुरू करी, वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। आपने कई बातें बोल दी। जहांगीर खान के बारे में पता करना है, आप खुद भी जाके जमीन पे जाके। अरे आप सब लोग इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, क्यों मुझे जमीन पे भेज रहे हैं? मुझे यहाँ काम करने दीजिए दिल्ली में, जमीन पे आप लोग बैठे तो हैं। यही जहांगीर खान के हाथों से लाखों लोगों को इलाज मिला है और टीएमसी का सिर्फ एक जहांगीर खान नहीं, टीएमसी का हर कर्मी,
हर कर्मी लोगों के पास खड़े रहते हैं। आप जरा जानकारी ले लीजिए। नहीं, आपने खुद ही कहा मेरे पास खबर है, आपकी खबर गलत है। आपके पास जो खबर है वो आपकी खबर गलत है। आप जेन्युइन खबर देंगे फिर आप टीवी के सामने आएंगे। आपको सुनना ही नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि आपकी पोल खुल जाएगी। आप गलत बोले, आपको बंगाल के लोग सुनना नहीं चाह रहे। आपकी पोल खुल जाएगी, आपको पता है। बंगाल के लोग आप लोगों को सुनना नहीं चाह रहे। मोदी जी चले गए हैं, अमित शाह जी चले गए हैं, बात नहीं करने दे रहे। अच्छा आप चले गए, आप लोगों को बकवास करना चाहते हो, बकवास कर दिया। कल बाद आप लोग भी चले जाइएगा। रहना हम लोगों को है, हम बंगालियों को रहना है। ममता बनर्जी रहेगी, अभिषेक बनर्जी रहेगा। और जो आए हैं वीजा लेके कितना धमकाओगे, कितना धमकाओगे, कितना धमकाओगे भाई? कितने देर तक आप ऐसे धमका के रहोगे? सीआरपीएफ आप भेज रहे हैं, ईडी आप भेज रहे हैं, सीबीआई आप भेज रहे हैं, इनकम टैक्स आप भेज रहे हैं, मोदी जी आप आ रहे हैं, अमित शाह जी आप आ रहे हैं। मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं चाहती हूँ कि बंगाल के बाद जो मेरे अच्छा ये बताइए साबिर भाई, जब जहांगीर एक मिनट राजलक्ष्मी जी एक मिनट साबिर भाई, जब जहांगीर साहब ये बोलते हैं कि नतीजा 4 मई के बाद देख लेंगे इनको, तब पता लगेगा, इसके मायने क्या है ये थोड़ा मैं समझ। देखिए आप आकर मेरे घर में मुझे धमकाइएगा, मारिएगा, क्या मतलब है? सीआरपीएफ को खत्म कर देंगे का क्या मतलब है आपका? उड़ा देंगे का क्या मतलब है? बेशर्मी से बोल रहे उल्टा लटका देंगे, मार देंगे 4 तारीख का बाद। अरे 4 तारीख का बाद मस्जिद का अजान बंद हो जाएगी। 4 तारीख के बाद बंगाल में मुसलमान नहीं रहेंगे और इलेक्ट्रिक पोल से लटकाया। शर्म आनी चाहिए आपको। हम लोग किसी को विरोधियों को आप जाके वोट नहीं करने देते। शर्म नहीं आनी, शर्म आनी चाहिए आपको। जवाब नहीं दे सकते, शर्म नहीं आती। शर्म आप कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए। और सब सवाल के जवाब 4 तारीख को 12 बजे टीवी डिबेट में मैं रहूंगा, आप जरूर आइएगा जब हम लोग 200 पार हो जाएंगे। कोई भी डिबेट हो, मैं निश्चित होकर आ सकती हूँ, लेकिन आपको बात न सुनने आप लोग 200 पार जा रहे हैं, 250 पार जा रहे हैं, फिर ये धमकी वाली जो बात, 200 नहीं 250। अरे मैं कह रहा हूँ आप पूरी जीत लीजिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये तो बताइए धमकी की क्या जरूरत पड़ रही है? जब इतना कॉन्फिडेंस है तो बड़े शांति से करिए। तो हमें जा रहा है, वी आर द विक्टिम, हमने धमकाया जा रहा है। विक्टिम खुलेआम धमकाते हैं। ना सीआरपीएफ खत्म करने की बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कॉर्पोरेशन का सेक्रेटरी चेंज, एसपी चेंज, डीएसपी चेंज, यहाँ तक कि लोकल थाना का ओसी सब इंस्पेक्टर चेंज, पूरा प्रशासन तो रद्द बदल कर दिया है, पूरा सब कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर उन लोग देख रहे हैं। तो क्या कर धमकाया? तो उन लोग धमका रहा है, तो स्टेज कर रहे हैं, मीटिंग का परमिशन है। ये जो पहले थे रोड शो का परमिशन है, ये बात नहीं करनी नहीं। मैं बोलूं कुछ, मैं कुछ बोलूं इस बारे में, ट्रांसफर्स के बारे में बोलूं, मैं कुछ बोलूं? बोलिए। प्रवीण जी देखिए, 2007 में यूपी में डीजीपी समेत 9 और अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया था। देखिए कितनी बेशर्मी से हंस रहे हैं, सुन लो, ठीक से सुन लो। 2012 में इलेक्शन कमीशन ने मुस्कुराना भी बंद कर दे क्या? रायबरेली नहीं, मुस्कुराना भी बंद कर दे हम लोग। ना उनका कहने का मतलब ये है कि आप बस इसलिए बोल रहे हो कि आप किसी को बोलने ना दो, वो ये कहना चाह रही थी। वो ये अरे उनके कहने का भाव ये है कि आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आप किसी को बोलने ना दें, वो ये कहना चाह रही। सुन तो लीजिए उनको। 4 तारीख को जवाब मिलेगा। हाँ बंगाल का। अरे आप अभी भी दीजिए, 4 तारीख को भी दीजिए, बात तो सुन लीजिए। अभी आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप 4 तारीख को भी दीजिएगा, 4 तारीख को भी दीजिएगा, अभी सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए। माधवी जी भी सुन रही, उनको भी सुनना है। आप राजलक्ष्मी जी अपनी बात बोलिए, फिर मैं माधवी जी के पास जा रहा हूँ। 26 तारीख को 2026 में बंगाल। अरे ये तो बोल दिया आपने, कितनी बार बोलेंगे? इसको लूप पे डाल देंगे, रुक जाइए ना एक मिनट। बोलिए राजलक्ष्मी जी। ठीक है भाई, आप जीत जाओगे, लेकिन सुन तो लो। ठीक है, 2000 में पाबंदी लगा दी, तो आप सुनने में भी पाबंदी लगा दीजिए। सुन लो ना, सुन लो। सुनने पे कोई पाबंदी नहीं है, बकवास करने पे पाबंदी। आपका बकवास सुनना नहीं है। 2007 में यूपी में डीजीपी समेत 9 अफसरों को ट्रांसफर किया गया था। आपको हिम्मत नहीं है सुनने की। 2012 में इलेक्शन कमीशन ने रायबरेली अमेठी में 6 अफसरों को ट्रांसफर किया गया था। क्यों? क्योंकि प्रियंका मेरा हंसने पे आपको शर्म लग रहा है। और मणिपुर चल रहा है, वहाँ पर ही मोदी जी एक बार नहीं गए।
पूरी जनता को बता रहे हो, आप अपनी नाकामी बता रहे हो। रुक जाइए, आप रुक जाइए। वो बहुत 1 to 1 हो गया। राजलक्ष्मी जी, मैंने बड़ी कोशिश की। 1 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए प्लीज। आई रिक्वेस्ट बातचीत ऐसे आगे नहीं बढ़ती, बातचीत ऐसे आगे। साबिर भाई रुकिए, अच्छी बातचीत शुरू हुई, सबने अपनी अपनी बातें रखी, सबको पूरा अवसर मिल रहा है। मैं आ रहा हूँ यश भाई, आगे आप सेफली पहुंच गए, इसकी शुभकामनाएं बस आता हूँ। माधवी जी कुछ कहना चाह रही थी। माधवी जी, आप मुझे बताएं कि ये पूरी जो चर्चा हुई, इसमें एक बात जो निकल कर आई। एक 10 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्रवीण जी, एक 10 सेकंड। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन हर जगह पे, हर राज्य में जहां जहां पर भी इलेक्शन चलता है, वहां पर अफसरों का ट्रांसफर करना, वहां के जो पुलिस कर्मी हो उनके सब ट्रांसफर करना, ये तो आम बात है और ये पहले भी होता आया है, भविष्य में भी होगा। जहां जहां पर उनको कुछ भी कमी न महसूस होगी वहां पर होगा। लेकिन ये ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पर खास करके ये सब समझने लगे राजलक्ष्मी जी, अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब। और देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो उनका काम है, चुनाव प्रचार का समय चल रहा है, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, वो बोलेंगे ये सब बातें, इसको क्या डिटेल में जाना। लेकिन माधवी जी, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही है कि जो डर पहले बताया जाता था पंजाब पुलिस की, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से, या ये बताया जाता था कि वहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ क्या कुछ हो रहा है, ठीक एग्जैक्ट वैसे ही आरोप अब सेंट्रल फोर्सेस पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रिवर्स कर दिया है कि तुमने ये सब किया, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता, टाइप का एक विक्टिम कार्ड, या फिर एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस इस बात को बार बार रख रही है अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि प्रवीण जी, पहले तो जो टीएमसी के नेता हैं वो बात तो रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीएमसी ने क्या किया है कि आपकी कम्युनिटी का जो 2% जो भागीदारी होती थी ना बंगाल में सरकारी नौकरियों में, वो 1% के आसपास आ गई है। तो आप लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं दिया है टीएमसी ने। लेकिन आप यहाँ पे चिल्ला के उनका पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। रही बात जो रिवर्स कर रहे हैं ये सारे एलिगेशंस, वो इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास में कोई और रास्ता नहीं बच रहा है। ये कह रहे हैं एक तरफ कि ये जीत के आने वाले हैं, उसके बाद भी इनको ये डर है, और उसके बाद धमकाने की भी बात कर रहे हैं, टेलीविजन पे बैठ के धमकाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बंगाल की राजनीति का जो इतिहास है, जो जिसपे जो खून खराबा होता रहता है, उसकी आप लोगों को कोई चिंता नहीं, लेकिन आप लोगों को ये बड़ी तकलीफ है कि आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला कर दिया, इतने सारे अफसर आ गए, केंद्र बल आ गया, तो ये आप लोगों को चिंता है। लेकिन लोग मारे जाते हैं उसकी चिंता नहीं है, बम बनाते बनाते आप लोगों के कार्यकर्ताओं के घर में बम फट जाता है उसकी कोई आपको चिंता नहीं है, आपके जो मुख्यमंत्री और आपके मंत्री हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं उस पर आपकी कोई चिंता नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप लोग एक तरफा देश में भड़काऊ भाषण देने के नाम पे, लेकिन आपको रोके कोई ना, अगर रोकने आएगा तो वो आप चुनाव बीजेपी की पार्शियलिटी का इल्जाम लगा देंगे। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि बंगाल की राजनीति में जो हिंसा हो रही है उसको उल्टा लटका देंगे। बीच में बोल रहे हैं, आपने उनको भी बोलने नहीं दिया, आप बीजेपी को बोलने दे रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि अभी तक 2021 से लेकर अभी तक मारे गए, 2 दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, 2022 में इसमें भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा गया था, अभी तक 56 से ज्यादा जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। आप चिल्ला के रहिए, ये गलत बात है। अरे आप पुरुष हो किसी की बात तो समझ में आए भाई। एक बात है साबिर भाई, देखो आप लोग जब बोले माधवी जी चुपचाप सुनती रही, बीच में नहीं बोला। एक बात माननी पड़ेगी, आप जब बोल रहे थे माधवी जी ने एक भी बार बीच में नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला तो आप बीच में बोल रहे हैं। रुक जाइए ना, आपकी बात भी तो सुनी उन्होंने। मैं तो गलत बोल रहे हैं ना, आप उनको अरे आपकी क्या सारी बातें उनको सही लग रही होंगी? आप जो बोल रहे थे क्या सब सही लग रहा था उनको भी आपकी हर बात गलत लग रही थी पर वो नहीं बोली। एक फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं, आप क्या चाहते हैं कि राजनीतिक हिंसा होती रहे, लेकिन यहाँ पर सांप्रदायिकता घोलने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों ने रखा नहीं, राहुल गांधी बोलते हैं या लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लेकिन 1% एक सेकंड मुस्लिम नहीं है। एक सेकंड प्रवीर जी, ऐसा है कि आपकी डिस्कशन में एक खास बात अच्छी है कि लोगों को बोलने का और सुनने का मौका मिलता है, लोगों तक सही जानकारी जाती है। लेकिन आज इन्होंने आके पूरा एकदम जिस तरीके से चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं और किसी को बोलने नहीं दे रहा है, अपना टर्म मिल रहा है, उनकी बात भी वो बीच में लोगों को जो है बार बार इंटरवीन कर रहे हैं, ये गलत बात है। क्या ऐसी बात, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको लगता है कि डिबेट की मतलब एक सीरियसनेस का कोई अंदाजा नहीं है? हर किसी को मेरे हंसी से प्रॉब्लम है, हर वक्ता को मेरे हंसी से प्रॉब्लम है। अरे मुस्कुराना मना है क्या इस देश में? अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, मैं आपको बता दूं, और हालांकि पूरा पैनल इस पर जो है एक मत सही दिखाई दे रहा था, क्योंकि अधिकारी का जो व्यवहार है उसको लेकर आप सभी ने इससे किनारा किया, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बंगाल में
आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। महिलाओं से मारपीट को लेकर यह शिकायत दर्ज हुई है। केंद्रीय बलों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। पीड़ितों में से एक महिला ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। रात के समय में घर में घुसकर महिलाओं पर हमले का गंभीर आरोप लगाया गया है। और ये हम बात कर ही रहे थे कि सरकारी अधिकारी की तरफ से जो खास तौर पर जो उनका सार्वजनिक रूप सामने आया था, उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता माधवी अग्रवाल भी कह रही थी कि हाँ, एक तरह से माना जा सकता है कि मैं इस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बाकी सब लोगों ने भी एकमत ये कहा है और ये बड़ा एक गंभीर मामला है। हालांकि इस पर साबिर अली जो टीएमसी नेता हैं वो बातें बोलते रहे और उन्होंने काफ़ी डिटेल में इस बात को रखा है, लेकिन ये बात भी साफ है कि हिंसा एक तरह से बंगाल की राजनीति का अभिन्न हिस्सा हो गया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। इसमें कांग्रेस भी उसी तरह से पीड़ित है जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता पीड़ित हैं। जो तस्वीरें आती हैं, जो बातें सामने आती हैं। तो यश भाई, आप बोलना भी चाह रहे थे, मैंने आप ड्राइव भी कर रहे थे उस समय पर, कितना सुन पा रहे थे, लेकिन ये बात तो साफ है कि आप लोगों ने हिंसा का मुद्दा उठाया। मैंने जितने पैनल्स पर डिस्कशन किया, आपके जितने नेताओं से बातचीत हुई, सबका ये कहना था कि भाई भयंकर हिंसा है और तृणमूल कांग्रेस को इस बार उखाड़ फेंकेगी जनता, और आप विकल्प हैं, ये आपने बोल ही दिया है, ये सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का मुखर विरोध या स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है बंगाल की जनता के सामने कि भाई खिलाफ हो तो वैसे खिलाफ आओ जैसे कि बीजेपी आती है, या फिर साथ में हो तो वैसे आओ जैसे केंद्र की राजनीति में आते हो। तो कहीं ये आप लोगों के लिए एक बड़ी असमंजस की स्थिति बंगाल में तो नहीं क्रिएट करता है? प्रवीण जी, मैं ये बात आई कैन प्राउडली क्लेम कि आपको इस पूरे पैनल पे कॉमन सेंस की बात मैंने सबसे पहले बता के दी। यही स्टैंड है। कॉमन सेंस को कोई एक स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस इज कॉमन सेंस। गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड क्योंकि उनको काम करना है। नेताओं को चुना जाता है कि वो सिर पे ना बैठे, लोगों का काम करें, और इस समय वो कोर आइडिया से ये सब लोग भटक रहे हैं। अब ये भी एक अजीब सी बात हमने सुनी अभी, शायद पता नहीं राजलक्ष्मी जी ने कही या माधवी जी ने कही, कि ये लॉबीज के बीच के क्लैश के कारण हो रहा है। लॉबीज का टकराव है, इसलिए कोई किसी के घर जाके ऐसी बातें कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वर्तमान जो वहां पर रिजीम है, जो डिस्पोजिशन है, उसने ये हालत कर दी है कि ब्यूरोक्रेट लॉबी भी ऐसे इस तरीके से लड़ने को तैयार है, जिसको यदि बिल्कुल कच्ची भाषा में कहा जाए तो बिल्कुल सड़क पे कोई भी रास्ते चलते लड़ लेगा, उस हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स लड़ने को तैयार है, क्योंकि लॉबिंग चल रही है। तो वर्तमान सरकार किस स्तर पे ले आई है, ये सोचने लायक बात है। और इसीलिए मैंने फिर से वो बात कहता हूँ, कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है। और इस समय बंगाल की जनता को ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ आपको दो मारपीट करने वालों के बीच में कंपटीशन दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको हम बहुत कम जगहों पर हमारे यहाँ ऐसा मारपीट का सीन नहीं है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट जाके मारपीट, धमकीबाजी, ये डायलॉग मारना, ये सब नहीं करते। तो यही क्लियर मैसेज है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे देश के लोग कल पर ध्यान दें। कल वोटिंग के बाद जो चेंज आएगा इस देश में, उसके लिए तैयार रहें। और ये भी याद रखें कि आप इस संविधान के अनुसार सबसे बड़े, आपके ऊपर कोई नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, कोई नहीं। तो आपको अपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और मौलिक जिम्मेदारियां दोनों याद होने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि न्याय के लिए बात करना, सरकार से सवाल करना, ये मौलिक अधिकार भी है, मौलिक जिम्मेदारी भी। यही सबसे बड़ा मैसेज है। तो बंगाल में हमें कोई अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। करंट स्टेट सबको मालूम है। बहुत कम लोगों के लिए सारी मौके खुले हुए हैं, बाकी लोगों को काम नहीं है। वही बीजेपी के राज्यों में भी हो रहा है। प्रशासन वीक है, अपराध बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी है। इन सब मुद्दों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और यही हमारा स्टैंड है। प्रवीण जी, मैं इन मुद्दों पर बड़े लंबे चर्चाएं करता हूं, जितने पॉडकास्ट करता हूं उसमें विशेषज्ञ इन बातों को रखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो। अब ये जब हम पैनल डिस्कशन करते हैं तो एक सीमित मुद्दा होता है, एक फोकस्ड मुद्दा होता है जिसके इर्द गिर्द हम होते हैं, इसीलिए हमें उस पर बात करनी होती है। लिहाजा आपने फिर भी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर अपनी लाइन को रखा है। लेकिन माधवी जी, राजलक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, मैं एक एक करके सवाल रखता हूं जिसकी तरफ से भी ये जवाब आ जाए। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से सरकारी अधिकारी की भूमिका अभी तक इस पैनल में भी मैं जो एनालाइज कर पाया हूं सामने आई है, वो किसी को स्वीकार्य नहीं है।
और फिर अभी ये जो शिकायत दर्ज करवाई गई है कि घर में घुसकर मारपीट की गई एक महिला की तरफ, ये किसी सरकारी अधिकारी पर हो, इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी पर हो, ये भी स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई भी मौका क्यों देना। हमने तो ये देखा है कि कई बार इलेक्शन कमीशन के अधिकारी या इलेक्शन कमीशन की भूमिका जो है वो ऑब्जर्वर की, जो कहा जाता है ना ऑब्जर्वर का मतलब ही ऑब्जर्व करना, उसमें घुसकर आप क्या एक्ट कर रहे हो, आप एक तरह से सामने आने का प्रयास कर रहे हो, आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो। ये गंभीर मसला मुझे तो अभी तक माधवी जी समझ में आ रहा है। और ये जो शिकायत हुई है इसके बाद तो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो तो काफ़ी बोल गए हैं अपनी बातें, और लगभग उनको वही बातें बोलनी थी। तो उनका ये कहना है कि अभी वर्तमान में ये जो एक्ट हुआ है, एक तो ये गलत है, दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करिएगा। दूसरी बात ये है, इसने कहीं आपकी परेशानी को बढ़ा तो नहीं दिया बेवजह एक अधिकारी के मूव ने? ये सवाल मुझसे किया है? जी माधवी जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक ही उद्देश्य था, जो कि मैंने बार बार बोला, कि बंगाल में सही तरीके से चुनाव हो और लोगों में विश्वास हो कि वो किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो उनके साथ में जो है मारपीट नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। उस उद्देश्य में कई बार ऐसा होता है कि अगर जो ये इंसिडेंट सामने आया है ये अपने आप में एक विचित्र टाइप का है। अब इसमें जो चीज हो रही है, मान लीजिए इस पे कार्रवाई होगी या रिपोर्टिंग हुई है या उसके ऊपर में लोगों ने जो है वो रिपोर्ट दर्ज की है, तो वो उस पर अब कानून उस पर हस्तक्षेप करेगा, चुनाव आयोग उस पर हस्तक्षेप करेगा। इसमें मुझे ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से जो भी मैं बात कर रही हूँ, बस मेरा एक ही कहने का मतलब है कि बंगाल की राजनीतिक हिंसा का दौर लगातार चलता रहता है, चुनाव के बाद भी रहता है। इसीलिए गृह मंत्री जी ने ये भी कहा कि चुनाव के बाद भी यहाँ पर जो है केंद्र बल रहेंगे, ताकि लोगों ने जिन लोगों ने जिस भी पार्टी का सहयोग किया, मैं सभी पार्टी की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मारे जा रहे, और भी पार्टी के लोग मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि किसी राज्य में जहाँ पे एक संवैधानिक प्रक्रिया में पूरी चुनाव को खत्म किया जाता है, लेकिन बंगाल में एक अलग ही रूप ले लेता है वो सारी प्रक्रिया, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी था कि लोगों मैं देखिए माधवी जी, इतने सालों से आप भी हमारे साथ पैनल पर बैठ रही हैं, आप एक जिम्मेदार नेता हैं, मैं जानता हूं, अनुभवी नेता हैं। मैं तो आपका एक नज़रिया समझना चाहता हूं। ये जो अधिकारी का एक्ट है, इसको बीजेपी तो बिल्कुल डिफेंड नहीं करने वाली है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज़बरदस्ती जो है एक परेशानी क्रिएट कर दी हो। इसको आप लोग एक समस्या की तरह लेते हैं या कैसे लेते हैं? क्योंकि आपके अपने इतने मुद्दे हैं, उसमें एक अधिकारी को डिफेंड करना पड़े, वो भी कोई किसी को पचेगा नहीं, ये बात कैसे चलेगी? प्रवीण जी, ऐसा है कि अभी अभी आपके पास में जस्ट रिपोर्ट आई है कि उसके ऊपर में जो रिपोर्टिंग हो रही है या शिकायत दर्ज हुई है। अब इसमें ये पता चलेगा कि शिकायत दर्ज करने वाला कौन है, क्या ये राजनीतिक रूप से किसी ने षड्यंत्र किया है या वाकई में शिकायत दर्ज हुई है। इन सारी चीजों पे थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे लगता है पिक्चर क्लियर होने में, और क्लियरिटी आ जाएगी तो उसके बाद में जो है जो संवैधानिक तौर पे जो संज्ञान लिया जाता है वही होगा। राजनीतिक पक्ष की आप बात पूछेंगे तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि जो काम है वो चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग में जो भी उनको सही लगेगा उचित निर्णय वो लेंगे और वो कार्रवाई। जी राजलक्ष्मी जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, और ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ, इसको क्या लंबा खींचूं? जी देखिए, ऐसा है कि ये यहाँ पर ये इस राज्य में जो है वो थोड़ी सी असाधारण परिस्थिति है, और इसीलिए यही कारण है कि प्रत्येक जिले में एक कोई ना कोई एक आईपीएस ऑफिसर है, पूरे देश भर से उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, जो और कहीं पे भी नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, ये दो राज्य है, केरला और पश्चिम बंगाल, जहाँ पर पॉलिटिकल किलिंग्स होती है, जहाँ पर ये प्री पोल पोस्ट पोल वगैरह वायलेंस होती है, लेकिन केरला में उस हद तक नहीं होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ये जैसे प्रथा होगी। ये हम सब ये मैं सारी बातें मानता हूँ। देखिए मैंने खूब कवर भी किया। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ राजलक्ष्मी जी, ये जो एक्ट है अधिकारी का, मैं इस एक पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि पैनल पर अभी तक किसी ने इसको डिफेंड नहीं किया, ये एक्ट सही नहीं दिखाई दे रहा। देखिए मैं आपको वही कह रही हूँ कि मुझे ये थोड़ा सा ओवर एंथुजियास्टिक लगा कि उन्होंने जिस तरीके से उसको हैंडल किया। उनका इंटेंशन भले ही अच्छा हो, लेकिन हाँ, उन्होंने वो, हो सकता है कि ये जो विजुअल ऑप्टिक्स है ये अच्छा नहीं लग रहा। ये ऐसा है कि उन्होंने देखिए, और ये भी है कि उन्होंने जाके कैंडिडेट को नहीं धमकाया, वो वहां पे उन्होंने पूछताछ की कि ये कहाँ है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उनको बताया नहीं। यहाँ वीडियो पे ये भी है कि एक पुलिस कर्मी उनको बता रहा है, एक ऑफिशियल, कि मैं अगर आपको बता दूं कि उनका घर कहाँ है तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मेरी जान खतरे में पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या दहशत है। तो ये देखिए, उन्होंने उनको डायरेक्टली, चलिए सिचुएशनल है आप। हाँ यश भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए समय कम है, थोड़ा सुन लेते हैं।
एक और बात, मुझे ये भी आपत्ति है कि इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूरे पैनल में कॉमन सेंस केवल उन्होंने बात किया। और आज देखिए दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी जी को रैली करने से मना किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। उनको बहुत तकलीफें दे रही है टीएमसी की सरकार, लेकिन उस पर एक भी टिप्पणी न करते मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, उन्होंने बार कोई बात नहीं, वो अभी उनका मूल देखिए, उनका मूल मकसद भी समझना होगा। वो केंद्र की राजनीति पे ज्यादा फोकस करते हैं, मैंने हमेशा देखा। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप अपनी बात को बोलिए, नहीं तो ये चर्चा कहीं की कहीं चली जाएगी अभी। जी तो प्रवीण जी देखिए, मैं अपने क्लेम पे बिल्कुल ठप्पे से टिका हुआ। कॉमन सेंस की बात मैंने की है, ये मैं अभी सिद्ध कर देता हूँ। वो ऐसे कि यहाँ पे एक फैंटेसी चलाई जा रही है, और ये अकेले इस पैनल की बात नहीं, बहुत जगह चल रहा है कि भैया हमारे अलावा जो भी जहाँ जो कुछ भी कर रहा है सब गलत कर रहा है। अभी जो हो रहा है गलत हो रहा है, पहले जो हो रहा था गलत हो रहा था। सिर्फ इस बार चुनाव में लोग बिना डरे वोट कर रहे हैं। मतलब पिछले चुनाव में भी जब इन्हीं की सरकार थी तब भी लोगों ने डर के मारे वोट किया था। और ये जो माहौल बनाया जाता है कि भले ही उनका इंटेंशन अच्छा हो, किसी के घर पे घुस के धमकी देना, उसके परिवार वालों आप पहले प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जो ये कह रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस के हर प्रवक्ता ने मुझसे मेरे पैनल पर कहा है कि डर का माहौल है वहां पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राजलक्ष्मी जी ने कहा कि भले ही उनका नहीं, बट आपने कहा कि यहाँ पर ये माहौल बनाया जा रहा है कि वहां डर के साए में वोट दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ये कहती है। नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं प्रवीण जी। जो ये अब मेरा कॉमन सेंस तो इतना ही समझ पाया था, आपकी बात को नहीं, इसीलिए तो मैं लेकिन चलिए इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी समय समाप्त हो गया। अच्छी चर्चा रही, बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई आपका, माधवी जी आपका धन्यवाद, राजलक्ष्मी जी आपका धन्यवाद, साबिर भाई भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बहुत साफ है, इस पूरी चर्चा में स्पष्ट हो गया है कि जो एक्ट है अधिकारी का वो किसी को पच नहीं रहा है। अब इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगा। मामला भी दर्ज कर लिया गया, एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप ये लगाया गया है इस अधिकारी पर कि उन्होंने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की। अब ये पॉलिटिकल है नहीं है, जांच पड़ताल के बाद पता लगेगा, लेकिन इस मामले को डिफेंड आज बीजेपी भी करती दिखाई नहीं दी। बात इंडिया की में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद।